स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा है तो उसका कंपोनेंट लेना ही बस इसमें है ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम 6 बनाना पड़ेगा या फिर आप वीडियो देख लीजिए। इफ़ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन, है ना। पार्ट ए में याद कीजिए यहाँ था कि पैरेलल टू द इंक्लाइन फोर्स लगानी है, तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना है कि वो मूव करने की टेंडेंसी आ जाए। क्लियर है ये चीज़। और इस बार क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू इंक्लाइन मत लगाइए, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाइए फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ऐसे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन है और अच्छे से हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी कि ये ऊपर जाने लगेगा। क्लियर है, अप द इंक्लाइन चढ़ने लगेगा। तो अप द इंक्लाइन है ना, जैसे ही टेंडेंसी आई चढ़ने की, तो क्या आप समझते ही हो नीचे क्या आ रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। और वो कैसी फ्रिक्शन फोर्स होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। क्यों, टेंडेंसी आई है, चल नहीं रहा है, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। एक्सीलरेट करता है तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन आती है जब रिलेटिव मोशन आएगा। ठीक है, यहाँ बस टेंडेंसी आई है ऊपर चलने की, तो ये क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी और मैक्सिमम होगी। अब बताइए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। तो पहले तो नॉर्मल कैलकुलेट करना होगा हमें। ठीक है, क्या आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि फोर्स का भी कंपोनेंट हमें ले लेना चाहिए। क्यों, जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन पे ज़्यादा है ना सोचना चाह रहे हैं। तो बताइए ये फोर्स है, ठीक है, और ये थीटा एंगल है, क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये एंगल भी थीटा हो जाएगी। तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा। तो ऐसा लग रहा है एफ साइन थीटा से ये दबा रहा है, और आ रही बात समझ में। और एफ कॉस थीटा किधर होगी, ऊपर के डायरेक्शन में होगी एफ कॉस थीटा। तो मैं यहाँ ना बनाकर, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पर, मैं उस एफ कॉस थीटा को यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लग रही है यहाँ पर, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, है ना, नेट फोर्स जीरो कीजिए और अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स जीरो कीजिए। क्यों, ये मूव एक्सीलेट नहीं कर रहा है, बस टेंडेंसी टू मूव आ गई है, तो एक्सीलेशन इसका क्या है, जीरो ही है। तो देखिए परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो है। तो ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल ही तो लग रहा है बस। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी कॉस थीटा लग रहा है, एम जी का एक कंपोनेंट है। और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, ये एफ साइन थीटा वाला फोर्स लग रहा है। क्या ये बात समझ में आई आपको, आ ही गई होगी। फिर उसी तरीके से पैरेलल टू इंक्लाइन करना है, पैरेलल टू इंक्लाइन। यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो है, यानी ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। अब देखिए ऊपर का फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा, और नीचे का फोर्स क्या है, ये एम जी साइन थीटा भी नीचे लग रही है ना, जो एम जी का कंपोनेंट था, और ये एफ एस मैक्स भी नीचे लग रहा है। तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू नॉर्मल, है ना, उसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ। क्या नॉर्मल रख दूँ यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सारा डाटा दिया हुआ है और एफ निकालना है ना। तो इस एफ वाले, एफ साइन थीटा वाले टर्म को इधर ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा तो यही रह जाएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, और यहाँ म्यू एस भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू साइन थीटा। क्लियर ये चीज़। अब ये दो टर्म राइट साइड में बच गए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एम जी को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आप इसको इधर ले आइए, तो देखिए एफ की वैल्यू आपको एकदम मिल गई, सामने ही मिल गई, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, अब वैल्यू रखने की बस देरी है। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक काम और कर लेता हूँ, बहुत सारे साइन थीटा कॉस थीटा हैं, तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, देखिएगा क्यों। साइन थीटा से ये डिवाइड करिएगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 हो जाएगा, म्यू एस तो म्यू एस ही रह जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ साइन थीटा से डिवाइड किए हैं ऊपर नीचे, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस फिर साइन थीटा यहाँ से हट जाएगा,
क्या थोड़ा सा अच्छा हो गया है कि नहीं है, थोड़ा सा। फिर अब इसमें डाटा पुट तो करना ही पड़ेगा, है ना। मास की वैल्यू कितनी थी, 2 kg थी, है ना। जी की वैल्यू कितनी है, 10 ले लो, 9.8 क्यों ही ले, ऑलरेडी डाटा बहुत ख़राब हो चुका है। म्यू एस की वैल्यू कितनी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन से पुराने क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कितनी थी, 0.2 थी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस की वैल्यू आप 0.2 रख दीजिए। अब देखिए यही फ़ायदा मिला, कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, इसलिए मैं कॉस थीटा से डिवाइड नहीं किया, फिर नहीं तो फिर 1/√3 करके उसको रेशनलाइज करना पड़ता, एलसीएम सब लेना पड़ता। तो ये डायरेक्ट देखिए √3 आ गया, बटा कॉट 30 डिग्री अगेन √3 माइनस म्यू एस की वैल्यू कितनी होती है, 0.2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, है ना। √3 की वैल्यू 1.73 के अप्रॉक्स होती है, तो ये आराम से सॉल्व हुआ, किया जा सकता है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आ रही है 17.57 न्यूटन आ रही है, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया था, ठीक है। एकदम सही डाटा पुट करके अगर 7 पुट किया जाए तो 17.57 न्यूटन आ रही है। तो अप्रॉक्स में देखिए 17.6 न्यूटन होगा, लेकिन एससीवी में, है ना, मैंने देखा है कि आंसर जो की दिया हुआ है वो 17.5 न्यूटन दिया हुआ है। तो ठीक है ना, उतना आसपास आ रहा है ना। जी की वैल्यू फिर 9.8 ले लेते तो थोड़ा सा और नीचे ही आता, क्लियर है। तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।